नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब दुनिया में मिनख जिनावर भूखो प्यासो डोले हो, अठे ज्ञानरी जोत जले ही घर घर बचर्यो वेद हो। ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति कितनी उन्नत रही है। भारत को विश्व गुरु जो कहा गया है उसके पीछे शिक्षा एक बहुत बड़ा आधार रहा है। जिस दौर में दुनिया में लोगों को कपड़े पहनना नहीं आता था, भारत के घर घर में वेद पाठन हुआ करता था। तक्षशिला और नालंदा हमारे शैक्षिक जगत के वो मील के पत्थर हैं जिन्हें आज भी याद करके हर एक भारतवासी स्वाभिमान के हिलोरे लेने लगता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत ने यदि दुनिया का नेतृत्व किया है शैक्षणिक जगत में खासतौर पर, और इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा गया। जब पूरा विश्व मारकाट में फंसा हुआ था, जब पूरा विश्व युद्ध से त्रस्त था, उस समय हमारे यहाँ बुद्ध होते हैं और सम्यक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार की परंपराएं और इस प्रकार की विरासत भारत की रही है और इस विरासत में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नई शिक्षा नीति आने वाली है, लंबे समय से उस पर चर्चा चल रही है। नई शिक्षा नीति और शारीरिक शिक्षा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं श्रीमती नवीन जी पाराशर। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नवीन जी उप जिला शिक्षा अधिकारी हैं शारीरिक शिक्षा में, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवीन जी आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस तरीके से बात हो रही है नई शिक्षा नीति के लागू होने की, क्या लगता है किस प्रकार के परिवर्तन हो जाएंगे, किस प्रकार से नई शिक्षा नीति के आने से विद्यार्थियों को किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आपने कि ज्ञान के जो परिदृश्य है वैश्विक स्तर पर जो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो भारत किसी क्षेत्र में कम नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां आती है कहाँ पर कि सबसे पहले व्यक्ति को स्टैंड करने वाली बात आती है कि मैं रोजगार के क्षेत्र में या स्वयं के किसी भी क्षेत्र में यदि वो स्टैंड करना चाहता है तो सबसे पहले चाहिए उसको एजुकेशन। तो हमारे सरकार के, केंद्र सरकार द्वारा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा, इनके द्वारा जो एक बहुत बड़ा एजेंडा पूरा तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्दी इस चीज़ को हम हासिल करने जा रहे हैं और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि इसमें जो लाभ मिलेगा बच्चों को जी। जो उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता के आधार पर उसको सब्जेक्ट चूज करने का आधार एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे कि एक बच्चा चाहता है कि बचपन से मुझे खेलना चाहता है, लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं आपको पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है। क्योंकि खेल के सब्जेक्ट को तो ऐसे समझा जा रहा था कि जैसे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत चरितार्थ नहीं होती है। अब दूसरे स्टाइल में हम बात करते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। मतलब वो तो लाजवाब बनने वाली चीज़ है और खराब बनने वाली चीज़ इसमें कहीं चरितार्थ नहीं होती है। बच्चा जन्म लेता है, पैदा होते से ही सबसे पहले खेलता है, ना कि मशीन चलाता है जी। वो कहीं किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले उसकी प्रकृति है, कुदरती है, मानवीय है उसके अंदर कि पैदा होते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर हिलाएगा, यानी कि शरीर को पुष्ट करेगा। यदि नहीं हाथ पैर हिलाता तो डॉक्टर उसको सिक घोषित कर देता है कि नहीं ये बीमार है, जरूर इसमें कोई कमी है, ये सुस्त कैसे है। तो ये तो मानवीय प्रकृति है। इसलिए ये तो बहुत बड़ी नीति तैयार हुई है हमारे देश के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी और हम सब गौरवान्वित है इस चीज़ से। क्योंकि हमने आज तक यही देखा है कि सभी बच्चों का ध्यान सिर्फ एक पढ़ाई में ही होता है कि नहीं आप साइंस लेना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन आज यदि सच्चाई यदि पूछी जाए तो इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर, देश तो क्या कहूँगी, विश्व के अंदर यदि कोई सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो एक खिलाड़ी है। बहुत ही अच्छी बात नवीन जी ने इस चर्चा के दौरान कही है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का एक बहुत बड़ा महत्व है और खेलों के माध्यम से जिस तरीके से संस्कार बच्चों में आते हैं, विद्यार्थियों में आते हैं, बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए अपने आप ऐसे एक से एक संस्कार आते हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि कबड्डी का जो खेल है, उस खेल की यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि बिना किसी उपकरण के खेला जाने वाला ऐसा खेल जो कितने प्रकार की शिक्षाएं आपको देता है। यदि विपक्षी दल का कोई खिलाड़ी आपके पाले में आ गया, सामूहिकता का भाव जागृत करता है कि आपको सामूहिकता में सबको इकट्ठा होकर उसको पकड़ना है। वहीं जो कबड्डी के खेल में कबड्डी देने आता है, उस व्यक्ति में साहस की किस प्रकार से वृद्धि होती है। अनेक खेलों का हम इस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं, उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और यदि नई शिक्षा नीति में
खेलों के माध्यम से संस्कार बढ़ाने की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये एक सुखद संकेत है। नवीन जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें शिक्षा के पैटर्न में जो परिवर्तन की बातें आई, बहुत चर्चाएं उस पर हो चुकी हैं, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, खेलों के लिए क्या कुछ नई चीजें जोड़ी गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, मेरे अंदर तक बात निकलने वाली बात जो अब आपने पूछी है मुझसे, कि अभी तक हम 18 गेम बच्चों के माध्यम से राज्य स्तर पर खेलते थे, हमारे स्टेट के माध्यम से, लेकिन अभी हमको मिले हैं 48 गेम, 30 नए खेल बढ़ गए हैं। 30 नए खेल का इजाफा हुआ है। तो इसमें क्या फायदा हो रहा है सर जी, कि एक बच्चा कौन से गेम खेलता था, 18 में से चूज करना है, उसमें कई गेम ऐसे कीमती होते थे, महंगे गेम होते थे, लेकिन अब जैसे हमारे पारंपरिक गेम ऐसे भी आ गए हैं इसके अंदर। हालांकि सारे गेम 48 में इतने नहीं है सस्ते, लेकिन इसमें कई गेम ऐसे चूज कर दिए हैं कि जैसे लगोरी और कहते हैं ना रस्साकसी, तो ऐसे गेम, सितोलिया, जिसको हम पारंपरिक बचपन से खेलते आ रहे हैं, बच्चे ग्रामीण, हमारा देश तो ग्रामीण परिवेश से 80% भरा हुआ है, तो हमने ये चीज़ें बचपन से देखी है, लेकिन आज उसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, बहुत बड़ा, इसी छोटे छोटे खेलों के माध्यम से। एक मैट बिछाई और उनका सितोलिया, रस्साकसी, लगोरी, ये खेल आराम से खेल सकता है और वो नेशनल स्तर पर जा सकता है, और नेशनल स्तर पर जाकर अपना रोजगार तो तय कर ही लिया उसने, लेकिन उसने अपनी काबिलियत के माध्यम से अपना नाम भी रोशन कर सकता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात, ये मेरे को शब्द नहीं मिल रहे इसको बोलने के लिए, कि बच्चों के लिए बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है। 48 गेम में बच्चों को खेलना है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है इस खेल के माध्यम से। तो मैं ये चाहूँगी कि बच्चों को खेल के साथ साथ अपना विकास, चहुमुखी विकास करने का जो सरकार ने अवसर दिया है, ये गौरवान्वित। ये जो नए खेल जोड़ने की जो बात है, पहले आप बता रहे हैं कि पहले केवल 18 खेल थे, अब 30 नए खेल जोड़ दिए गए हैं। ये जो 30 नए खेल जुड़े हैं, इनमें क्या लगता है, भारतीयता से जुड़े हुए, भारत से पुराने जो पारंपरिक खेल हैं, ऐसे कौन से प्रमुख खेल हैं और उनसे किस प्रकार से लाभ विद्यार्थियों को होने वाला है? जी, जैसे अभी तक हमारा हाईटेक क्या है कि क्रिकेट, हर बच्चा बैठ जाता है टीवी के सामने कि हमें क्रिकेट, आज क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को भी 4 भागों में कर दिया है, तो उसको उसका पार्ट बदल दिया, क्रिकेट है लेकिन उसको दूसरे रूप में, छोटे रूप में बना दिया है, ताकि सबकी क्षमता के अनुसार उस खेल को खेला जा सकता है। क्योंकि ये गेम इतना हाईटेक है, हर कोई व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज एक खिलाड़ी तेंदुलकर बनने के लिए एक आसान नहीं है, ग्रामीण परिवेश का बच्चा, लेकिन इन खेलों के माध्यम से हर एक कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है जी। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है सामने कि छोटे छोटे खेल, जो परिवेश, ऐसे गेम थे जो केवल हम बचपन में अपने घरों में पेरेंट्स के द्वारा खेलते थे, उन खेलों को आज सरकार के माध्यम से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके एक विद्यार्थियों को लाके खड़ा कर दिया है कि आप आराम से चूज करके अपना फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो खेलों के माध्यम से। तो आप खेलों के माध्यम से भी अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, ये कहना है नवीन जी का। और निश्चित रूप से जिस तरीके से इस चर्चा में बात आई कि केवल कुछ खेल जो सामान्य रूप से हमारे को टीवी पर दिखते थे, या जो खेल खेलने वाले जो हैं खिलाड़ी, वो कुछ बड़े आइकन बन गए, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 5-7 वर्षों में बाकी दूसरे जो खेल हैं वे भी आगे बढ़ने लगे हैं। उनके भी निजी स्तर पर अनेक प्रकार की नई प्रतियोगिताएं, नई लीग होने लगी हैं, उनको खेलने वाले लोग भी आइकन बनने लगे हैं। जिस तरीके से देश में कबड्डी एक बार दोबारा चलन में आ गया है, हॉकी के प्रति लोगों का जो है वो रुझान फिर से बढ़ने लगा है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं, कबड्डी की हमने बात की, सितोलिया की बात हुई, खो खो की बात हुई, जो ग्रामीण परिवेश में सामान्य रूप से विद्यार्थी, हम कह सकते हैं कि जब हमारा बचपन था, हम सरकारी विद्यालय में जब पढ़ते थे, तो आधे घंटे का जो अंतराल हुआ करता था, उसमें उसी विद्यालय परिसर में बिना किसी उपकरण के जो खेल खेले जाते थे, और उनसे खेल खेल में अनेक प्रकार के जो संस्कार आते थे, जो सामूहिकता का भाव आता था, कहीं ना कहीं इस सरकार ने ये विचार किया है कि वो संस्कार नई पीढ़ी में पुनः जागृत हो और उन संस्कारों के माध्यम से अच्छे नागरिकों का निर्माण हो। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अच्छे नागरिक यदि होते हैं तो देश को उन्नति करने से कोई रोक नहीं सकता। आपसे जानना ये चाहेंगे कि इन खेलों के माध्यम से जब संस्कार की बात है, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी स्वयं अपने आप खेलते हैं, लेकिन जब बात हम करते हैं एक सरकारी तंत्र की, वहाँ सरकारी शिक्षक भी होते हैं विद्यालयों में, वो भी खेल खिलाते हैं। क्या लगता है किस प्रकार से संस्कार जो है वो नई पीढ़ी को देने का प्रयास किया जा रहा है? बहुत अच्छी बात है कि एक जैसे कहते हैं कि
कई जगह उच्छृंखलता भी देखने को मिलती है। जैसे कोटा एक ऐसी एजुकेशन की फैक्ट्री कह सकते हैं, जैसे उद्योग नगरी है एजुकेशन की। वहाँ पर देखने में ये आता है कि जब बच्चा बाहर से आया, अदर स्टेट से आता है, तो कई सारी ऐसी बातें सामने आती है कि जिसके अंदर बच्चा वहाँ भ्रमित होकर अपने ऐसे स्टेप भी ले लेता है जीवन के अंदर, तो एक कलंक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसने एक नई चीज़ देखी है, नई जगह देखी है। लेकिन मैं आपका फिर ध्यान दर्शाऊंगी कि ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अभी खेलों में एक योगा करके एक हमने गेम डाल दिया पार्टिसिपेट के रूप में, तो बच्चा निश्चित ही रूप से एक उदाहरण के रूप में इसलिए मेरे जहन में एक बात याद आई है कि बच्चा क्यों अपने जीवन में वो स्टेप ले लेता है जो उसे लेना नहीं चाहिए, अनुशासनहीन हो जाता है, सिगरेट पीना, अन्य ऐसी कई बातें जो हमारी सरकार मना करती है, पेरेंट्स मना करते हैं, जो ठीक नहीं है, लेकिन वो भी अपने चलन में ले आता है क्योंकि उसका परिवेश बाहर आके कुछ ऐसा हो जाता। लेकिन एक मैं ये बात आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि केवल एक ऐसा गेम डाला है योगा, जिससे वो अपने ध्यान को केंद्रित तो करेगा। मान लो जिस स्कूल में योगा का कंपटीशन है, तो हमने बच्चों को बिठाया, तो निश्चित ही मान लो वहाँ 150 बच्चों ने, तो एक दूसरे को देखकर जागृत तो होंगे और एक ऐसी चीज़ उसके अंदर, बॉडी के अंदर आएगी कि जिससे वो डिसिप्लिन में रहेगा। मेडिटेशन एक विद्यार्थी के लिए इतनी नेसेसरी चीज़ हो गई है कि जितना पढ़ाई कर रहा है उससे कई गुना उसका डिसिप्लिन महत्वपूर्ण है, और डिसिप्लिन योगा से शायद उससे ज़्यादा और कोई भी नहीं दे सकता है। योगा एक ऐसा गुरु है मानव का, प्रत्येक का, स्टूडेंट का नहीं, पूरा कोई भी जीवन में कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए योगा, मेडिटेशन, योग क्रियाएं एक ऐसी है जो संतुलित कर देती है। कहते हैं ना कि बच्चे का मन और मस्तिष्क एक कोरा कागज होता है, लेकिन उस पर जो अंकित कर दिया जीवन पर्यंत रहता है। तो ये सब चीज़ें इन छोटे छोटे खेलों के माध्यम से उस पर हम परिलक्षित कर सकते हैं। सर, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही इस चर्चा के दौरान, और योग का महत्व भी बताया, साथ ही ये भी बताया कि केवल आप शिक्षित हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी विषय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्थान पर कहा है ऐसा कि आप शिक्षित हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है। जिस तरीके से आपकी शिक्षा उन्नत हो रही है, ठीक उसी प्रकार से आपकी नैतिकता भी उन्नत होनी चाहिए, और नैतिकता यदि शून्य है, नैतिकताहीन यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, तो उस शिक्षा का मूल्य भी शून्य है। निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति जो है वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी बात करती है, और कहा भी जाता है संस्कार विहीन शिक्षा किसी काम की नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, यदि वर्तमान दौर में आप वैश्विक स्तर पर देखें तो जितने बड़े आतंकवादी हुए हैं वे भी शिक्षित हैं, लेकिन उनकी शिक्षा किस काम की है? क्या उनके पास संस्कार है? क्या उनके पास सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार है? यदि नहीं है तो उनकी शिक्षा शून्य है। ऐसी संस्कार विहीन शिक्षा अच्छे नागरिक नहीं अपितु राक्षस तैयार करती है। इसलिए इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि शिक्षा के साथ संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। और इसी विषय में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके चरित्र का निर्माण करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नैतिकता का निर्माण करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में आत्मविश्वास में वृद्धि करे, और जीवन में चाहे जितने झंझावात आएं वो उनसे सबसे डटकर मुकाबला करने की स्थिति में रहे। हार जीत, फेल पास, ये बहुत छोटे विषय हैं, जीवन इससे बहुत आगे है। और नई शिक्षा नीति में इस प्रकार के प्रावधान करने पर भी जोर दिया गया है कि विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़े, उसमें सकारात्मकता बढ़े, और उस सकारात्मकता के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, इस प्रकार के अनेक विषय जोड़े गए हैं। अनेक नए खेल नई शिक्षा पद्धति में इसी विषय को ध्यान में रखकर जोड़े गए हैं। आपसे जानकारी ये चाहेंगे नवीन जी कि जिस तरीके से हम बड़े विद्यार्थियों के खेल की बात करते हैं जिस तरीके से, लेकिन छोटे स्तर पर जो बच्चे होते हैं, हम कह सकते हैं कि 5, 7, 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, और जिस तरीके से समाज में कुछ विकृतियां भी देखने को मिलती हैं, बच्चों को कुछ जानकारियां घर से देनी आवश्यक होती हैं। पिछले दिनों एक शब्द, एक टर्म खूब चला है, गुड टच और बैड टच। इसके बारे में भी विद्यार्थियों को हम कह सकते हैं कि परिवारों में तो समझाया ही जाता है, परिवारों में तो उनको इस बारे में ज्ञान दिया जाता है। क्या नई शिक्षा नीति कुछ इस प्रकार के प्रावधान कर रही है क्या कि छोटे बच्चों में गुड टच, बैड टच और आत्मरक्षा, ये सब विषय भी किस प्रकार से आ सकते हैं? बहुत बढ़िया बात है। एक सहमा सा बच्चा जो हमने अपने आंखों से देख सकता है, एक शिक्षक
वो शायद घर में भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि घर वाले तो अपने इस आपाधापी के युग में इतने व्यस्त है कि हमारे देश के 80% जनता को तो ये भी पता नहीं होता है कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो वो उसके मानसिकता को समझने के लिए तो उसे बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि मिडिल क्लास से नीचे के जो लोग होते हैं वो तो ये पता है कि ठीक है हमारा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, भोजन करा है इसने और ये घर आ गया, उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन ये आपने गुड टच बैड टच वाली जो बात कही है, सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति से पहले ये चीज़ हमने लागू कर रखी है सरकार के द्वारा, कि जैसे अभी नो बैग डे है, सैटरडे के दिन हम बच्चों को बैग नहीं बुलाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। लेकिन जैसे हमने बच्चों को असेंबल किया और उनको कार्यशाला के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से उनकी प्रकृति को ये पहचानना है कि कहीं आपके साथ जीवन में छोटा बच्चा उसे बोलना नहीं आ रहा है कि मैं असहज हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब पेरेंट्स बच्चों को उठाते हैं तो एक अलग फील करता है, लेकिन जब कोई एक पड़ोसी हुआ या घर में काम करने वाला हुआ या कोई ज़्यादा मिलने वाला हुआ, लेकिन वो बच्चों को यदि अनईजी तरीके से उठाता है तो बच्चा बोल तो नहीं पाता है, लेकिन वो ये महसूस जरूर करता है कि ये अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को हमको शर्म लाज इनको एक तरफ रख के बच्चों को बिल्कुल एक सहज भाव से पूछना होता है कि बेटा आपके साथ आप क्लास में आ रहे हो तो कहीं आप चुप क्यों हो, आप बात क्यों नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें उससे इस प्रकार टटोल कर पूछी जाती है, फिर उसे समझाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं या आपको खाने पीने के बिस्किट, कोई भी चॉकलेट्स देते हैं, तो यदि आपको फील होता है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं है तो उसे कभी भी नहीं लेनी। हमारे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाते हैं तो ये चीज़ अनईजी जो महसूस हो रही है तो अपनी मम्मी को बताना, स्कूल में आके बताना। तो ये चीज़ तो साहब हमने इतनी खुल के एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाली है कि इनको बच्चों को स्पेशली बताना है कि जो हम टीवी स्क्रीन ऑन करते हैं, पेपर खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि बालिका के साथ, तो वो बालिका के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो अबोध है, हो सकता है वो बोल नहीं पा रही, तो उसको जागरूक बनाने के लिए विद्यालय जैसा प्लेटफॉर्म शायद और कोई नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बहुत ही संवेदनशील विषय है और निश्चित रूप से परिवारों में तो इस विषय पर चर्चा करनी आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही यदि विद्यालयों में भी इस विषय पर चर्चा हो और विद्यार्थियों को इस विषय में जागरूक किया जाए तो निश्चित रूप से ये आज के इस दौर की महती आवश्यकता है। नवीन जी, जिस तरीके से आपने इस विषय को रखा, इस विषय को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा ये करना चाहूँगा कि जो किशोर अवस्था की जो बच्चियां होती हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, जब किशोर अवस्था में आती हैं तो बहुत सी बच्चियों को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं, चाहे इक्का दुक्की घटनाएं होती हों, लेकिन ये रहता है कि कुछ बच्चे उनको रास्ते में परेशान करते होंगे या उनके आत्मविश्वास में कहीं कमी है, इस तरीके की यदि बातें आती हैं तो निश्चित रूप से आत्मरक्षा का विषय जो है ये भी महत्वपूर्ण विषय होता है। तो एक तरफ नई शिक्षा नीति में नए खेल ये जोड़े गए हैं, लेकिन जो किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए भी क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए? जी हाँ, इसको भी एक खेल के माध्यम से एक नया खेल दिया है आत्मरक्षा का, लेकिन उसमें बहुत सारे जो फाइटिंग वाले गेम है उसकी खूब स्किल इसमें डाली है, लेकिन वो स्किल इतनी सहज करके डाली है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए। ये तो गेम वाली बात हो गई कि एक गेम ऐसा दिया है कि मार्शल आर्ट कि जिसके अंदर आपको फाइटिंग करके जीतना है और आपको प्लेटफॉर्म लेना है कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेनी। लेकिन इस चीज़ को ही मैं एक ट्विस्ट करते हुए बताऊंगी कि स्कूल में लागू कर दिया गया है, प्रत्येक स्कूल में एक एमटी प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है कि आप स्कूल के अंदर अपने बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करें कि सबसे कमी आ रही है आत्मविश्वास की, क्योंकि एक तो आप बालिका हैं, ये शब्द पैदा हुई तब से सुन रही है कि आप लड़की हैं, आप वहाँ तक जाती हैं तो अपने भाई के साथ, पेरेंट्स के साथ जाना है, ऐसा क्यों? सबसे पहला प्रश्न मैं रखूँगी कि ऐसा क्यों? लड़की है तो क्या उनमें काबिलियत नहीं है, क्या पावर नहीं है, क्या माइंड नहीं है? सब चीज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों हम ही लोग, पेरेंट्स ही, हम इनके मानसिकता ऐसे भर दी गई है कि नहीं आप लड़की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को स्कूल के माध्यम से कहा जाता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे एमटी है तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आप अकेले कोचिंग क्लासेस तक नहीं जा पाती हो जी? कि नहीं, मम्मी ने मना किया। क्यों मना किया है? कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म दिया, जब स्किल सिखाई कि आप कुछ नहीं करना है, आपको तो केवल पंच तो आते हैं ना, तो आप जैब पंच,
क्रॉस पंच, जी। तो आप इन पंच के माध्यम से तो आप एक बार अपना कॉन्फिडेंस पावर बना सकती हो। तो बच्चों को भी अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन ये चीज़ अभी इतने बड़े रूप में हमारे विद्यालय में आ चुकी है कि शायद ही लड़कियां मात खाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात यह कि उनको उस वक्त ये याद नहीं रहेगा कि मुझे इस वक्त नी पे मारना है, बिटवीन टू लेग मारना है, या फिर उनको कमर पे मारना है या पंच मारना है, लेकिन उनको झांसी की रानी बनाने का जज्बा तो हम दे सकते हैं जी। कि आप और कुछ नहीं तो ये है का माध्यम ही यही है, इसका अर्थ ही यही है कि आपके अंदर की वॉइस सामने वाले को कमजोर कर देगी, और आसपास के परिक्षेत्र में यदि कोई खड़ा भी है तो जरूर हेल्प के लिए आएगा जी। तो इसमें बहुत सारी बारीकी हमने इतनी विभाग ने डाली है, और बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है इसके सुधार बिल्कुल हम लोगों को जरूर सामने आएंगे। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खेलों के साथ में ये आत्मरक्षा का विषय विद्यालयों में आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छा विषय है। और इसके साथ में केवल शिक्षा का ही हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ही गुणवत्ता में सुधार होगा, अपितु बालिकाओं का जो जीवन है, आगे का जीवन, वो भी एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से चर्चा में लक्ष्मीबाई की बात आई, अनेक पौराणिक आख्यानों में भी कहा जा सकता है कि जब विभिन्न प्रकार के दैत्य आते हैं और उनके संहार के लिए जब माँ काली की आराधना की जाती है, बच्चियों के साथ में, बालिकाओं के साथ ये चर्चाएं की जा सकती हैं कि लड़की होना कोई कमजोरी नहीं है, अपितु लड़की होना कुछ विशेष योग्यताएं साथ में लेकर बच्चियां आती हैं। और यदि ये आत्मविश्वास हम उनमें जागृत करते हैं तो निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी। नवीन जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों को कोई संदेश इस प्रकार का हो कि जो नई शिक्षा नीति है उससे किस प्रकार से कौशल में विकास होने वाला है, किस प्रकार से कुछ नया परिवर्तन, सुखद परिवर्तन होने वाला है। सुखद परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जब वैश्विक तौर पर जब इतना बड़ा दौर चल रहा है और इसके अंदर भारत तो किसी भी क्षेत्र में ना पहले कम था ना कभी आज कम रहेगा, भारत तो हमेशा अग्रणी रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं जहाँ तक कहूँगी कि शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ इतने काबिलियत के माध्यम से वहाँ बिठाया जाता है शिक्षक को कि एक इंजीनियर की मिस्टेक से एक ही बिल्डिंग ढहती है, एक डॉक्टर की मिस्टेक से एक ही मरीज को मिस्टेक होती है कि भाई इसके साथ ये त्रुटि हो गई है, कमी हो गई है, लेकिन एक टीचर के, एक शिक्षक के मिस्टेक से पूरे राष्ट्र का विध्वंस हो जाता है। इसलिए शिक्षा के शब्द को इतना सामान्य में कोई नहीं ले, बचपन से ही बच्चे के अंदर वो संस्कार जो विद्यालय में कूट कूट के भर जाते हैं। यदि पेरेंट्स कहता है कि ये आंसर बेटा ये नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं मानता, वो कहता नहीं मेरे टीचर ने जो बोला वो सही है। तो टीचर, स्कूल और शिक्षक, ये दो चीज़ें ऐसे कहते हैं ना कि बहुत आगे बढ़ाने वाली चीज़ होती है, देश को आगे बढ़ाने वाली चीज़ होती है। और विश्व के अंदर नाम ही शिक्षा के माध्यम से, हमारा देश तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी रहा है, गुरु है आज भी हमारा देश। तो नवीन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कौशल की बात हुई है इस नई शिक्षा नीति में, नए खेलों को जोड़ने की बात हुई है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन नपि जीवमान, सदा भागधेयम परम पशु नाम है। तो कोई ना कोई कला हमारे साथ में जुड़ी रहे, और खेल भी किसी कला से कम नहीं है, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई खेल हो, ये जीवन का अभिन्न अंग है और जुड़ना ही चाहिए। साथ ही अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो, और उस आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए नए खेल जोड़े गए हैं। शारीरिक शिक्षा की जो बात की गई है, गुड टच बैड टच की बात की गई है, जो शरीर में किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को ठीक प्रकार से विद्यार्थी सहजता से लें, इस विषय में भी अब चर्चाएं शुरू होने लगी हैं और विद्यार्थियों को इस संदर्भ में भी अब शिक्षित किया जाने लगा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षा पद्धति पुरानी भारत की सौंधी महक लेकर आगे बढ़ने वाली है। नई शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण होना है, और नए भारत का निर्माण करके भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। नवीन जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।